हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सी-टेट पेपर 2 का CTP का 6/2/2023 का पेपर हल करेंगे। जैसा कि इसमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन, एक बच्चे के वृद्धि और विकास में निम्नलिखित में कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक बच्चा है, उसका वृद्धि और विकास में कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, पहला कि पारिवारिक शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा या संरचना, विद्यालयी अनुभव या व्यक्तिगत रुचियाँ। तो इसका जो जवाब होगा वो डी, यानी कि ये सभी चीज़ें हैं जो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो यानी कि डी वाला हो जाएगा। जैसा कि इसका दिया हुआ है कि वृद्धि और विकास आनुवंशिकता या आनुवंशिक घटक और पर्यावरणीय कारकों सभी अन्योन्याश्रयों के बीच एक जटिल संतुलन द्वारा विनियमित होता है। आनुवंशिक वृद्धि और विकास की सीमा का निर्धारण करता है जो संभव है, लेकिन पर्यावरण उस स्थिति को निर्धारित करता है जिससे क्षमता हासिल की जाती है। अतः एक बच्चे की वृद्धि और विकास में निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे पारिवारिक शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा या संरचना, विद्यालयी अनुभव और व्यक्तिगत रुचियाँ। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, बच्चे जो हैं उनके में विकासात्मक परिवर्तन कैसे आता है। तो कह रहा है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से, कह रहा है एक आयामी और रैखिक, आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारणों में के बीच एक जटिलता है, कह रहा है अपरिवर्तनीय है और पैरों की उंगलियों से सिर तक आगे बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारणों के बीच एक जटिल अनुक्रिया है। इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लेना जब मैं इसको PDF इसकी आपको दे दूंगा। और अब आ जाते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरण से गुजरते हैं। कह रहा है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। अब इसका जो जवाब दिया हुआ, कह रहा है ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं होता है। तीसरा कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कहता है कि ए आर दोनों ही गलत है। तो इसका जो जवाब है वो आंसर डी है। आंसर डी क्यों है इसको हम देखते हैं। कह रहा है बालक और बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है क्योंकि हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि से होता है। कह रहा है कि हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि से होना है, इसीलिए इसको प्रभावित करना संभव नहीं है। संस्कृतियों में अलग अलग क्षमताओं और अक्षमताओं से बढ़ता है। अच्छा, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, यह कथन गलत है। एक ही तरीके से एक ही विकास के चरणों से गुजरते हैं गलत है, क्योंकि एक बच्चे भिन्न तरीके से अलग अलग उम्र में विकास के सभी चरणों से गुजरते हैं। तर्क, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं होता है क्योंकि ये बहुआयामी होता है ना, तो इसलिए दोनों ही गलत है। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। कह रहा है कि सामाजिकरण जो है वो स्कूल में ही सिर्फ होता है और जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तभी होता है। दूसरा कहता है स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। तो इसमें जो पहला जो जवाब है वो भी गलत है। कहता है कि बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे तभी इनका सामाजिकरण होगा, बिल्कुल गलत है। और दूसरा कह रहा है सिर्फ
केवल यही एक है संस्था है जो समाजीकरण करता है। तो इस वजह से इसका जो जवाब होगा वो आंसर डी होगा, यानी कि दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। है ना, आप इसका व्याख्या आराम से पढ़ लेना। दूसरा कह रहा है सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई में मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोलबर्ग के किस सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? कह रहा सीमा नाम की एक लड़की है, वो मिठाई जो रसोई में रखी है वो खाने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी मम्मी को पता चल जाएगा तो उसकी मम्मी उसे सजा देगी। तो कह रहा है कि जो सीमा है वो किस स्तर पर है। तो जो पहला ही मतलब उनका जो सिद्धांत है वो डर और पनिशमेंट वाला था, है ना। तो बी है उसका उदाहरण जवाब। एक मिनट दोस्तों, का जो है बी कह रहा है सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई में मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार सीमा पूर्व परंपरागत स्तर की पारंपरिक अवधि में है। यह लगभग 9 वर्ष तक रहता है। इस उम्र के बच्चों के निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षा नियमों को तोड़ने के परिणाम से प्रभावित होते हैं। इसमें कह रहा है आज्ञाकारिता और दंड पर आधारित होता है, और दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत और विनियम है। अब आ जाते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं इसका। छठा है जीन पियाजे के अनुसार विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होती है। कह रहे हैं कि जीन पियाजे जो हैं वो उनके अनुसार जो विकास है वो किस प्रक्रिया द्वारा सुगम का मतलब है अच्छा होती है ना। तो इस कह रहा है कि अनुकूलन के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा, पूर्वाभ्यास के द्वारा और कलन के द्वारा। तो ना इसका जो जवाब होगा वो ये हो जाएगा, है ना। पुनर्बलन भी नहीं होगा, पूर्वाभ्यास भी नहीं होगा और कलन विधि भी नहीं होगा। अगला देखते हैं हम। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के चरणों की सही जोड़ी, यानी कि जीन पियाजे ने जो अपनी दी थी विशेषताएं, उनके चरणों के साथ देखते हैं कौन सी जोड़ी सही है, उसको चुन लेना है हमें। संवेदी नाटक ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है मेरे हिसाब से, दूसरा भी नहीं है ना। मानसिक तौर पर परिवर्तन, हाँ, तो इसका जो जवाब होगा वो डी वाला हो जाएगा, है ना। पहला क्यों नहीं होगा? कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी वस्तु अस्थायित्व का संभव प्रारंभ। वस्तु अस्थायित्व का जो प्रारंभ होता है वो इसमें नहीं होता है, सेंसरी मोटर में होता है, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है लगभग। कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन बनाने में सक्षम बनाती है। तो इसका ए भी सही जोड़ा नहीं था। अच्छा, तीसरा था, तो इसका जो राइट जवाब दिया हुआ था वो डी वाला अपने आप मिला हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हम। आप इसका जो व्याख्या है वो आराम से पढ़ लीजिएगा जब मैं PDF डाल दूंगा। अगला है ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कह रहा है वाइगोस्की जो हैं उनके अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से ऐसे कारक हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं संवाद है, या फिर उदाहरण है, या व्याख्या है, या पुरस्कार है। तो जो इसका जो राइट जवाब होगा वह ये हो जाएगा, यानी कि संवाद है। जब बच्चे किसी से बातचीत करेंगे तो
अपने आप उनके जो सीखने में वो सक्षम हो जाएंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित का मतलब होता है दिया था या बताया था कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कहने का मतलब यह है कि किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया था कि जो अंतःक्रिया है ना, अंतःक्रिया है बच्चे के भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो नीचे से देखते हैं, जो नोम चॉम्स्की हैं, उन्होंने तो ये दिया था कि एलईडी होती है बच्चे में, सार्वभौमिक व्याकरण होता है, ये हो नहीं सकता, स्किनर भी नहीं हो सकता है ना। तो प्याजे नहीं हो सकता क्योंकि प्याजे और वाइगोत्स्की में थोड़ा सा आपस में वो रहता है, क्योंकि कोई बोलते हैं भाषा पहले आती है और विकास बाद में होता है, दूसरे बोलते हैं कि तो लैंग्वेज पहले आती है और वो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वाइगोत्स्की के साथ जाएगा, क्योंकि जो अंतःक्रिया का कॉन्सेप्ट है वो वाइगोत्स्की ही देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। कह रहा है कि जो तार्किक यानी तर्क करने वाली बुद्धि है, गणित वाली है, तो उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। कह रहा है छवियों में हेरफेर, ग्राफीय कौशल पर और स्थापित तर्क, गुण भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल हैं। कह रहा है लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशील। कह रहा है विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय की बीच अंतर करना जिससे वह पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। चौथा बोल रहा है डी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना और पैटर्न पहचान व विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पे बोला गणितीय तर्क बुद्धि, जैसे ही गणितीय तर्क बुद्धि आएगा तो उसमें सीधा एक चीज़ देखना कि जो ऑप्शन दिया है उसमें कहाँ पर तुम्हें एक चीज़ दिख रही है, वो पैटर्न। जहाँ पे भी तुम्हें पैटर्न वाली चीज़ दिख जाएगी समझ लेना कि वो गणित की बात कर रहा है। तो इसका जो जवाब होगा वो 4th वाला। हाँ, 11वां क्वेश्चन था किशोरों की जेंडर भूमिकाएं और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्मों का महत्वपूर्ण भूमिका डालती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञापन और जो ये सब होता है, फिल्में, यही सब हमें बताती हैं समाज में कि कोई स्त्री का काम क्या है, पुरुष का क्या काम है, स्त्री को क्या करना होता है, पुरुष को क्या करना होता है, तो ये सब प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ए और बी के बीच में क्योंकि का संबंध बनना चाहिए। अगर क्योंकि का संबंध बन रहा है तो दोनों ही सही होगा और सही व्याख्या भी होगी। तो इसका जो पहला ही जवाब है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसी में आगे हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधाओं के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, कह रहा है कि विभिन्न यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, कोई अमीर घर से, कोई गरीब घर से है ना, इन सब पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं, कोई हिंदू से, कोई मुस्लिम से, यानी कि सबका अलग अलग बैकग्राउंड है। और इस बैकग्राउंड से आने के बाद जो शिक्षक हैं उन्हें सीखने के लिए क्या क्या सुविधाएं दे सकता है। कह रहा है कि गैर पारंपरिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदीकरण नियम लागू करें, मानकीकृत मूल्यों का पालन करें, बहिष्कार प्रथाओं का पालन करें। तो इसमें जो पहला है गैर पारंपरिक पाठ्यक्रमों का पालन करें, तो यहाँ पर ये हो नहीं सकता, ये ऐसे ही कट गया। दूसरा बोल रहा है कि विभेद्य निर्देश लागू करें, ये हो सकता है, इसको अभी देखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। फिर कह रहे हैं देखते हैं कहीं इससे अच्छा आंसर आएगा तो ये वाला रुक जाएगा, अगर इससे अच्छा नहीं आया तो यही हमारा हो सकता है। दूसरा बोलना मानकीकृत पाठ्यक्रमों मूल्यांकन का पालन करना, तो मानकीकृत तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें लचीला बनाकर फ्लेक्सिबल बनाकर चलना है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा।
फिर आते हैं, कह रहा है बहिष्कार प्रथाओं का अभ्यास करना, यानी जो प्रथाएं सामान्य बहिष्कार कर दी उसका अभ्यास करने का कुछ मतलब नहीं निकलता, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो विभेदीय नियमों निर्देशों लागू करें। विभेदीय निर्देश लागू करने का मतलब यह है कि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के अलग अलग नियम बना करके अलग अलग चीज़ों को देखना है, यानी कि सबको एक ही धागे में पिरोकर नहीं चलना है, उनकी विभिन्नताओं को भी ध्यान रखना। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है आकलन। आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, यानी आकलन के बारे में पूछ रहा है। अगला कह रहा है आकलन को सीखने से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि दोनों क्रियाएं अलग अलग होती है। कह रहा है आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे रखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृष्ठ समूह बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कह रहा आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी के लिए शिक्षण एवं प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग मानना चाहिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सबसे जो सही आंसर निकल कर के आया है वह डी वाला आया है। डी वाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कह रहा है कि जो आकलन है बच्चों के सीखने की तैयारी, यानी हम आकलन इसलिए करते हैं कि बच्चा कितना सीख लिया है और शिक्षण एवं प्रक्रिया के बीच एक अभिन्न अंग है, तो ये बिल्कुल ही सही है। अगला देखते हैं हम। अच्छा, अब हम देखेंगे कि 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना, यानी एक कक्षा है, प्रगतिशील का मतलब है कि उसमें प्रोग्रेसिव है क्लास, उसमें प्रगति हो रही। तो कह रहा है कि पहला जो इसका जो दिया हुआ ऑप्शन कह रहा है प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है। तो जहाँ पे भी निष्क्रिय दिखेगा सबसे पहले तो हमें उसे ही काट देना है, निष्क्रिय कभी नहीं होगा, तो निष्क्रिय गलत हो गया। अगला देखते हैं ऑप्शन, कह रहा है सक्रिय और सामाजिक है, ये हो सकता है ना। दूसरा बोल रहा परीक्षा उन्मुख, यानी हम सीखते हैं, प्रगतिशील जो कक्षा होती है सिर्फ परीक्षा उन्मुक्त होती है, तो ये भी कट जाएगा। अगला बोलता है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आया है वह सक्रिय और सामाजिक होता है, प्रगतिशील कक्षा ऐसी होती है। इसका ये जवाब है। 15वां क्वेश्चन बोल रहा शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर मानकीकृत दे दिया है, हम मानकीकृत नहीं मान सकते हैं, है ना, क्योंकि जहाँ पर भी कोई चीज़ मानकीकृत या हो जाएगी यानी स्टैंडर्डाइज होना बिल्कुल ही गलत माना जाएगा, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल होकर के सही बच्चों को ध्यान में रख कर के चलना है। तीसरा आर बोल रहा है तर्क कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान दिशा में काम करना है। तो सभी को समान दिशा में काम करना है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका जवाब आएगा वो कथन, अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है, तो इसका जो जवाब है वो डी है। आप इसका व्याख्या आराम से पढ़ लीजिएगा जब मैं PDF दूंगा आप लोगों को। अगला बोलता है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि जब विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं और जब बच्चे समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। बिल्कुल गलत, क्यों अवास्तविक होगा, तो ये गलत हो सकता है। अच्छा, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं करेगा, बिल्कुल गलत, अभिप्रेरित करेगा, वो भी अपने आप को समान समझेंगे दूसरे के। कह रहा है शिक्षकों को शिक्षण की पद्धति में बदलाव
बदलाव की आवश्यकता है, बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस प्रकार से एक सही बच्चे को सिखा सकते हैं उस प्रकार से जो विशिष्ट बालक है उसको सिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अच्छा, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोणों को तुल्य करने के लिए कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो देखते हैं इसका जो जवाब है ज़्यादातर वो बी मेरे हिसाब से आना चाहिए। हम देखते हैं क्या आता है, तो बी ही बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बातें फॉलो कर रही थी वो बी में ही सही थी सब। अगला देखते हैं, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। कह रहा है कि लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। कह रहा है कि निम्न स्तर की सोच, है ना, अभिसारी सोच, नगन सोच और अपसारी सोच। तो निम्न स्तर की सोच कहने का मतलब है कि वो मतलब उसकी जो सोच है वो थोड़े ही क्षेत्रों में थोड़े ही चीज़ें में सीमित रह कर के छूट गई है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है वो तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही चीज़ों को सोच पाए, नहीं, उसकी सोच बड़ी होगी हमेशा ही, है ना। और इसमें प्रतिभाशाली बच्चों की बात किया इसलिए। कह रहे दूसरा अभिसारी सोच का मतलब होता है कि ऐसी सोच जिसका सारा जवाब आकर के किसी एक चीज़ पर रुक जाए। जैसे कि हम MCQ टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो किस में आ जाएगा, अभिसारी सोच में आएगा, क्योंकि इसमें खुली सोच नहीं हो पाती, वो स्वतंत्र होकर बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो अधिगमकर्ता जो प्रतिभाशाली बालक है वो भी ये भी नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो गया। कि रे नगमन सोच यानी कह रहा है कि रिजिड थिंकिंग का मतलब एक चीज़ पर ही एकदम टिक करके रहना, तो ऐसा भी नहीं होता। फिर कह रहा है कि अपसारी सोच, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो ये बिल्कुल सही होगा। यानी कि अपसारी सोच का मतलब ये होता है कि ऐसी सोच जिसमें बच्चा जो है वो खुल करके एक ही चीज़ के बारे में चारों तरफ से चौमुखी सोच सकता है। तो इसीलिए जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करता है। तो इसका जो जवाब आएगा वो डी आएगा। आगे देखते हैं हम। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है, यानी शिक्षा में समावेश जो है उसका क्या मतलब है। कह रहा विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, तो यहीं पर गलत हो जाएगा। कह रहा कि विशेष विद्यालयों में, तो यहाँ पर इसका ये जवाब गलत होगा, क्योंकि समावेशी हमें करना है, तो ये गलत हो गया। कह रहा सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये हो सकता है, लेकिन आगे और ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष विद्यालयों में नियोजित करना, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि हमें समावेशी करना है, तो हम विशेष विद्यालय में किसी को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अगला बोलता है समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान करना। कह रहा है कि समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान करना, तो ये भी इसका गलत हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर आ सकता है वह बी वाला हो सकता है, लेकिन हम चेक करते हैं कि इसका क्या जवाब है। तो बी ही बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रश्न बोल रहा था उसके अनुसार बी ही उसकी चीज़ों को फॉलो कर रहा था। अगला देखते हैं हम। 19वां में बोलता है कि पठन वैकल्य मुख्यतः किस में चुनौती से संबंधित है। यानी जो पठन वैकल्य है ना, यानी डिस्लेक्सिया बोल रहा है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, सुनने से, बोलने से, पढ़ने से, बोलने और सुनने दोनों से। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। देखते हैं हम, तो बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो पठन वैकल्य है वो पढ़ने से ही संबंधित विकार है ना। अगला देखते हैं 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषताएं समावेशी कक्षा की विशेषताएं नहीं है। यानी हमें ये पहचानना है कि एक समावेशी जो कक्षा है उसकी विशेषताएं क्या नहीं है। सकारात्मक अधिगम, तो बिल्कुल सही है।
कोऑपरेटिव लर्निंग होगा तो बिल्कुल सही है, तो होना चाहिए, एक दूसरे को हम सहयोग करके सीखेंगे। अच्छा, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन होना चाहिए। कह रहा है कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। देखते हैं, कह रहा है उपयुक्त समायोजन होना चाहिए। कह रहा है उपयुक्त समायोजन होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। फिर कह रहा है कि मानकीकृत निर्देश होना चाहिए। तो जहाँ पर भी अभी मैंने बताया कि जहाँ पर भी मानकीकृत बात आएगी वहाँ पर सीधा गलत होगा, क्योंकि हम मानकीकृत एक चीज़ को हम फॉलो करके नहीं चल सकते। उसमें क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सब अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं, तो उनके हिसाब से हमें जो क्लास का माहौल है वो थोड़ा सा लचीला करना पड़ेगा। अच्छा जी, कह रहा है माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को, जो माध्यमिक स्कूल है यानी कह रहा है इन मिडल स्कूल क्लास टीचर शुड, यानी क्या करना चाहिए जो माध्यमिक स्कूल के स्टूडेंट। कह रहा है कि एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या होना चाहिए। बिल्कुल गलत। अभी मैंने बताया कि कोई चीज़ पर कठोर या फिर मानकीकृत ये नहीं हो सकती, हमें सभी बच्चों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। फिर बोल रहा है कि मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है ये भी, मानकीकृत आकलन हो नहीं सकता है, ये भी गलत नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। और लास्ट जब 3 कट गए तो अपने आप पता चल जाएगा कि लास्ट ऑप्शन सही है। कह रहा है कि सीखने के लिए कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल ही सही है ये डी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं हम। अच्छा जी, ठीक। अच्छा, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है। कह रहा है जो अधिगम है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है, यानी सीखने के लिए जो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत वो क्या है। जानकारी को श्रवण पर जोर देना, बिल्कुल भी गलत, क्योंकि हमें जानकारी को श्रवण मेमोराइज करना एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इस चीज़ को हमें नहीं लेके चलना, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रमुख रूप से शिक्षक के निर्देशों की भूमिकाओं पर जोर देना, यानी शिक्षक ने जो बोल दिया उसी निर्देश को जोर दे करके करना, तो ये भी एक नेगेटिव हो जाएगा। कह रहा है कि सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिकाओं को अहम मानते हैं, तो ये हो सकता है, लेकिन इसके नीचे वाला भी हम देखते हैं। कह रहा है पुनर्भरण व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करना, बिल्कुल ही गलत। सजा वजा तो हमें बच्चों को देनी नहीं है, तो सब कट गया, यानी कि इसका जो जवाब आया है वो सी आया, यानी कि सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमि को अहम मानना, यानी कि बच्चा चीज़ भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आ रहा है उसको देखते हुए उसे स्वीकार करते ही हमें उसको पढ़ाना है। 23वां क्वेश्चन। अच्छा, पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार है ना। कह रहा है अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय द्वारा। जहाँ पे भी निष्क्रिय आएगा वहाँ पे बिल्कुल ही गलत मार के चल जाना, वो गलती होता है ज़्यादातर, क्योंकि कभी भी सीखना निष्क्रिय नहीं होता, वो सक्रिय होता है। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा वो सीख नहीं पाएगा। कह रहा है कि अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अनुकूलन रीफॉर्मेंट नहीं दे सकते हम, ये गलत हो जाएगा। अगला बोलता है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी होगी, एक्टिव इंस्टेंट ऑफ लर्न, तो बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि बच्चा जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक कुछ भी सीख नहीं पाएगा। तो इसका जो जवाब है वो डी वाला बिल्कुल ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। कह रहे हैं कि आप एक शिक्षक हैं और इसके रूप में आप अपने बच्चों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे, यानी वो समस्याओं को कैसे हल करेंगे उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है भय उत्पन्न करके, बिल्कुल गलत। अगर हम बच्चों में भय उत्पन्न करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है तनाव उत्पन्न करके,
तो तनाव भी उत्पन्न करके नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को, बिल्कुल ही गलत, बार बार याद तो हमें करवाना ही नहीं बच्चों को। फिर बोलता है कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो बिल्कुल ही पॉजिटिव ये लग रहा है। तो देखते हैं इसका क्या जवाब होता है। वैसे तो मैंने डी लगा दिया है, डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। कह रहा है जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यानी जब बच्चा तनाव अनुभव करेगा तब वो सकारात्मक होगा, सीख पाएगा, या फिर वह उसकी हीन की भावना होगी, है ना, हीनता होगी तब, या फिर कह रहा है कि जब बच्चा शर्म करेगा तब होगा, या फिर कह रहा है कि जब बच्चा सर्टिफाइड होगा यानी कि संतुष्ट होगा। तो इसका जो जवाब आएगा फाइनल वो संतुष्ट ही होगा। डी देखते हैं, बिल्कुल सही है। 26वां क्वेश्चन। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। कह रहे कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, यानी उसका जो पूरा पुराना ज्ञान है, पिछला ज्ञान है, उसके आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश की क्रिया कहा जाता है ना। कह रहा है कि हतोत्साहित, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, नेगेटिव वर्ड है ना। फिर कह रहा है खारिज कर देना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। फिर कह रहा है कि पनिश करना चाहिए यानी दंडित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसके पूर्व ज्ञान को सुसाधित यानी कि फैसिलेट करना चाहिए, है ना, बिल्कुल ही सही है। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। यानी विद्यार्थी जो हैं, है ना, उनके अर्थ बनाने की जो प्रक्रिया है ना, मीनिंगफुल बनाने की जो प्रक्रिया है, किसी चीज़ को सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, है ना, उसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें। कह रहा है कि बारंबार अभ्यास पर जोर देना चाहिए। कह रहा है बारंबार अभ्यास पर जोर देना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है, प्रैक्टिस बार बार नहीं, है ना। फिर कह रहा है कि निष्क्रिय, अभी मैंने बताया कि निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसे भी हटा दो। फिर कह रहा है भौतिक पुरस्कार का मतलब है जिसे हम बाहर से बच्चा अगर ये काम करेगा तो हम ये गिफ्ट देंगे, ऐसा करना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। लास्ट है, कह रहा है खोज व अन्वेक्षण द्वारा, तो बिल्कुल ही सही होगा। खोज और अन्वेक्षण एक पॉजिटिव वर्ड है और इसी को देख करके हम आंसर लगाएंगे डी। आगे देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल ही सही है। अगला देखते हैं हम, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। यानी कि किसी समस्या को समाधान करने में कौन सी प्रभावशाली रणनीति नहीं है, इस देखते हैं। कह रहा है प्रकार्यात्मक अबद्धता, फिर कह रहा है कि पार्श्वगामी कार्यकारिणी युक्त, फिर कह रहा है कि स्वानुभाविक, फिर कह रहा है कि कलन विधि। तो कौन सी विधि है जो समस्या को समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या बोल रहा है। इसका जवाब बोल रहा है ए, यानी कि प्रकार्यात्मक अबद्धता गलत है, बाकी सब है। पार्श्वगामी कारण युक्त, ये भी सही है। फिर बोल रहा है स्वान अनुभावित, ये भी सही है, और कला विधि जो है वो भी सही है। अगला देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। कह रहा है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना सिखाना होता है। मतलब सीखना सिखाना कैसे होता है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में। कह रहा है कि निष्क्रिय, अभी मैंने बताया कि निष्क्रिय क्या होता है, कि नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये तो ऐसे ही हट गया। फिर कह रहा है कि सीखने सिखाने का स्वरूप सामाजिक होना चाहिए, देख सकते हैं, अभी इसको हम रखते हैं, गलत नहीं बोल सकते हैं। फिर बोल रहा है कि पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए, तो नहीं, कभी भी सीखना सिखाना पाठ्यक्रम संबंधित नहीं, सिर्फ बाल केंद्रित पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर परीक्षा के लिए सीखना सिखाना, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो इसका जो जवाब आया है वो बी बिल्कुल ही सही है, यानी कि सामाजिक स्वरूप होना चाहिए।
लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। अगर बच्चे विफल यानी कि मान लो सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ये कौन सा कारक है जो जिम्मेदार है। कह रहा है व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, कह रहा है कि संदर्भित पाठ्यचर्या, सक्रिय पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या का मानकीकृत। तो इसका जो नेगेटिव जवाब है मानकीकृत है। मैंने बता दिया था कि मानकीकरण या मानकीकृत होगा तो वही होगा, तो यही जिम्मेदार होगा। देखते हैं वैसे क्या होता है इसका जवाब। डी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन दोस्तों आज हमने CDP का क्वेश्चन पूरा हल कर लिया है, जो कि कब हुआ था, एक मिनट दोस्तों, जो कि हुआ था 6/2/2023 को, है ना, हुआ था। हमने इसके पूरे CDP का जितना भी हल था, क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।